हेलो बच्चों। सो ए वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो कल चीज हमने यहाँ पे स्टॉप करी थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपन पढ़ रहे हैं, साथ में आईआईटी जेईई नीट उस सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का लेक्चर। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आई थिंक मैंने आपको एनसीईआरटी के थ्रू करा दी थी। कुछ एडवांस एग्जांपल अपन बाद में लेंगे। एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी की कोडिंग कर लेते हैं। ये सारी पूरी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेटर में कोचिंग। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, अब अपने पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपने पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली आपसे बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन जनरली आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को देखिए, अपन पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। पहला पॉइंट है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, ना सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट में जनरली हम लोग पहला फैक्टर देखते हैं किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने से उसके जो लंडन फोर्सेस या जो आपस में इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो ज्यादा होंगे। अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तो अपन देखते हैं दो नंबर पे, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक कुछ हो रहा है क्या, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पे हो रहा है क्या, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शन या किसी भी टाइप की अपने पास पोलर इंटरेक्शन, डाइपोल या फिर आप कहें पोलर इंटरेक्शन। और 4 नंबर पॉइंट अपन ले सकते हैं यहाँ पे, अगर कहीं पे ब्रांचिंग वगैरह, जैसे एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ब्रांचिंग के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी। इसके बेसिस पे मैं अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे अपने पास एक दिया हुआ एग्जांपल, ये अपने पास एग्जांपल है। एक नॉर्मल ब्यूटेन दे रखा है, एक मेथोक्सी इथेन दे रखा है। देखिएगा एक नॉर्मल ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन अपने पास इस तरीके से हो जाएंगे। नॉर्मल ब्यूटेन ये हो गया, 4 कार्बन इस तरीके से हो गया मेरे पास, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। दूसरा दे रखा है मिथोक्सी इथेन। अब मिथोक्सी इथेन क्या होगा, एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे एक तरफ मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, इथेन है। ईथर की नेमिंग आप जानते होंगे ना, ईथर की नेमिंग इस तरीके से करते हैं अपन। तो ये 2 कार्बन इथेन हो गया, एक तरफ मिथोक्सी बोला हुआ है तो मिथोक्सी मतलब एक कार्बन सी इथेन। ये मेरे पास मिथोक्सी इथेन हो चुका है, मिथोक्सी इथेन हो चुका है। ठीक है जी। ये मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। चलिए फिर अगला क्या दे रखा है अपने को, प्रोपेनल। प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन और अपने पास CH। तो प्रोपेन का मतलब यहाँ पे अपने पास ये है प्रोपेनल। प्रोपेनल अपने पास ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये प्रोपेनल है। प्रोपेनल है ये मेरे पास प्रोपेनल है। फिर इससे अगला क्या दे रखा है मेरे को, अगला दे रखा है एसीटोन। एसीटोन आपको अच्छे से पता होगा, एसीटोन ये होता है मेरे पास, ये एसीटोन है, दिस इज आवर एसीटोन। और एसीटोन के बाद मेरे पास क्या है, प्रोपेन वनोल। प्रोपेन वनोल, दिस इज आवर प्रोपेन वनोल। 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया और यहाँ पे एक नंबर पे OH लगा हुआ, दिस इज आवर प्रोपेन वनोल। प्रोपेन वनोल, प्रोपेन वनोल। अब देखिए अगर मैं इनमें बात करूं तो याद करो मैंने सबसे पहले बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप इन सब में देखेंगे तो सब में तीन तीन मतलब एन ब्यूटेन को छोड़ के सब में 3 कार्बन एक ऑक्सीजन है, एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है। तो एन ब्यूटेन का तो सबसे पीछे ही जाने वाला है। एक नंबर पे बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक नंबर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा अपने पास ब्यूटेन वन, सॉरी प्रोपेन वन का। ठीक है। अब प्रोपेनेल और एसीटोन में अगर बात करूं और मिथोक्सी इथेन हो गया, एक एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन अपने पास ये टोटल 5 मॉलिक्यूल है तो ये 5 नंबर पे आने वाला है। ये अपने को पता है क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, नॉर्मल अपने पास हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है।
फिर 2 3 4 में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो थोड़ा सा मेरे कहने पे आप याद रखेंगे, कीटोन का जो है अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो कीटोन का स्लाइटली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के। आप देख भी सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे एसीटोन का देखो थोड़ा सा ज्यादा है अपने पास, थोड़ा सा कितना, इसका 322, इसका 329, क्योंकि कीटोन थोड़ा सा एक तो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, एक पोलैरिटी यहाँ पे एक कह सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा डेवलप होती है। तो ये आप थोड़ा सा मेरे कहने पे याद रखें, एसीटोन और प्रोपेनॉल में एसीटोन का ज्यादा है, ठीक है जी। तो एक नंबर ये है, फिर 2 नंबर पे एसीटोन आ जाएगा अपने पास, 2 नंबर पे एसीटोन आ जाएगा अपने पास, 2 नंबर पे एसीटोन आ जाएगा, और 3 नंबर पे मेरे पास प्रोपेनॉल एल्डिहाइड आ जाएगा। और एल्डिहाइड से कम होता है मेरे पास किसका, ईथर का, ईथर में भी थोड़ी पोलैरिटी है तो ईथर का, और 5 नंबर पे मेरे पास किसका हो जाएगा, एन ब्यूटेन का। तो ये बेसिक्स आपने पास दे रखा है। इधर मॉलिक्यूलर वेट देखो ऑलमोस्ट सेम है, कि मॉलिक्यूलर वेट वाला जो फैक्टर है ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, मॉलिक्यूलर वेट अपने पास ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो अपन क्या करके देखते हैं, इंटरेक्शंस, है ना, डाइपोल डाइपोल एलाइल टाइप के इंटरेक्शंस। मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कीटोन का जो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अगर आप लिख के देखेंगे चैट जीपीटी पे तो इसके बहुत सारे रीजन वो दे सकता है, ये मॉलिक्यूलर सिमेट्री सिमेट्रिकल ज्यादा है तो इस तरीके से बहुत सारे रीजन दे सकता है। आपको ये चीज ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और कीटोन में थोड़ी सी, अगर वाटर मॉलिक्यूल हो तो कीटोन में अपने पास हल्की सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है। The lower number of aldehyde ketones such as methanol, ethanol, propanol are miscible with, देखो ये उनकी solubility के बारे में दे रखा है कि अपने पास the lower member of, तो छोटे मेंबर जो अपने पास है एल्डिहाइड और कीटोन के जो है सच एज मेथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल आर मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अगर अपने पास ज्यादा होते जाएंगे साइड में एल्काइल ग्रुप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी। However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly. Solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly or increasing in the length of alkyl chain. अगर alkyl chain बढ़ाएंगे, अगर अपने पास alkyl chain increase करेंगे तो solubility decrease होगा। यहाँ से important point अपने पास निकल के आ रहा है, इसको assertion reason में भी use किया जा सकता है। Inversely proportional to alkyl chain. Alkyl chain on aldehyde एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में बात करूं तो एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है, इसलिए एल्डिहाइड थोड़े से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन वगैरह में, ईथर में, इन सब में, तो मेथनॉल में, क्लोरोफॉर्म में, इन सब में तो ये सोल्यूबल होते हैं। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑडर। जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनकी शार्प पंजेंट स्मेल करके पंजेंट ऑडर उसके पास होता है। As the size of the molecule increases, the odor becomes, size of the molecule अगर increase होगा तो odor becomes less pungent। अगर ये भी यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे तो अपने पास पंजेंट जो ओडर है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आया है। पंजेंट ओडर, आप सोचोगे पंजेंट ओडर क्या होता है, एनसीईआरटी से पूछ लिया जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास एल्काइल चेन ऑन कार्बोनिल कार्बन, एल्काइल चेन ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे जो एल्काइल चेन होगी वो अगर बढ़ती जाएगी तो पंजेंट उनकी स्मेल, जो पंजेंट फ्रेगनेंस है वो फ्रेगनेंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, एक एल्डिहाइड दे रखा है, एक अल्कोहल दे रखा है, एक ईथर दे रखा है और एक अपने पास नॉर्मल ब्यूटेन दे रखा है। इनके आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन आपसे पूछा गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो अपने पास अल्कोहल में 1 नंबर होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर एल्डिहाइड की बात करूं तो कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन है ही नहीं तो 2 नंबर पे एल्डिहाइड आ जाएगा, और 3 नंबर पे ईथर आ जाएगा क्योंकि थोड़े बहुत तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं इसमें, और ब्यूटेन में तो कुछ नहीं होता, तो ये 4 नंबर पे मेरे पास आ जाएगा। ये अपने पास ऑर्डर हो जाएगा, नीचे दिया हुआ भी है, तो आप ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सिंपल चीज है, ये से एक आपका होमवर्क हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे आप। फिर अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे रखी है कि न्यूक्लियोफाइल अपने पास किस तरीके से ऐड हो सकता है।
क्योंकि आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन है उनमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो वहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पक्का इसके पाई स्टार होंगे और इसके पाई स्टार में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बीच में अपने पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ये रिएक्शन अपने पास रिवर्सिबल नेचर की होती है, मतलब वापस बैकवर्ड भी जा सकती है, इसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। अब देखो sp2 से हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपने पास sp3। यहाँ पे अगर मैं देखूं इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे पास, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, जो O- है इसको प्रोटॉन खिला देते हैं, H+ खिला देते हैं और H+ खिलाने से यहाँ पे OH एडिशन से मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है और साथ में अल्कोहल बन चुका है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट देखो दिया हुआ भी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन changes from sp2 to sp3 in this process and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced. This intermediate capture a proton from the reaction medium to give the electrically neutral, at the end neutral चीजें बना दी होती हैं, electrically neutral product. The net result is addition of nucleophile and H+ across the carbonyl oxygen, carbonyl carbon oxygen double bond as shown in figure, जो फिगर में इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक बात है, सिंपल एग्जांपल। अब रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की अपन बात कर रहे हैं और रिएक्टिविटी से मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे, रिएक्टिविटी से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, पूछे जाते रहे तो पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर भी। तो रिएक्टिविटी में क्या चीजें हैं देखिएगा, रिएक्टिविटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बताया था, ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी एग्जांपल लेते हैं और हायर एग्जांपल भी अपन लेंगे। तो हमारे पास अगर मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करूं आप लोगों के लिए, एक स्लाइड अपन ऐड करें तो एक मेरे पास मान लो एल्डिहाइड है। अगर मैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन में बात करूं कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है और ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है, कीटोन है। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन करूं तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे इस पे भी डेल्टा प्लस है। इधर मान लेते हैं R है, इधर भी R मान लेते हैं, R मतलब एल्काइल चेन। तो न्यूक्लियोफाइल जो मेरे पास है, न्यूक्लियोफाइल जो मेरे पास है वो या तो इस कार्बन पे अटैक करने आएगा या तो इस कार्बन पे अटैक करने आएगा। इन दोनों में से पहले किस पे अटैक होंगे ये मेरे को देखना है, इन दोनों में से पहले अटैक किस पे होंगे ये मुझे देखना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो ना, आप यहाँ पे एक चीज देखो, इधर हाइड्रोजन है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, सब का प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है। ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको डिक्रीज कर देगा, इसको काफी हद तक डिक्रीज कर देगा। और अगली बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है वो उतना उस हद तक डिक्रीज नहीं हो पाएगा, उस हद तक डिक्रीज नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ये अपने पास ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन में तो पक्का ये अपने पास एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये अपने पास ऑर्डर हो जाएगा किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब अपने पास एक दे रखा है बेंजेल्डिहाइड, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, क्या कहना देखिएगा, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजेल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल। तो एक दे रखा है आपको प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब क्या होता है, मेरे पास 3 कार्बन है और यहाँ पे एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरे पास है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है किसका, दूसरा एग्जांपल अपने पास है बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है, इस पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, बेंजेल्डिहाइड इसको अपन बोलते हैं। अब बेंजेल्डिहाइड में आप क्लियर कर देख सकते हैं कि ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस की बेसिक आपको चीजें आनी चाहिए, और रेजोनेंस से क्या होगा, ये जो कार्बन का जो डेल्टा प्लस है ना, वो डेल्टा प्लस काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा।
अगर डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रेट है वो मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोपेनल और इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट प्रोपेनल में काफी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड। दिस इज आवर बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के कंपैरेटिवली रेट काफी ज्यादा होगी। ठीक है जी, चलिए ये चीज समझ आती है, वही एनसीईआरटी ने रिसर्च किया, आप इसको रीड आउट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते आगे। अगली रिएक्शन है मेरे पास, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली है HCl के साथ में रिएक्शन दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन दे रखी है। तो क्या कहता है देखिएगा, यहाँ पे जो एनसीईआरटी की लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद HCl हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पे एक OH और एक Cl लगेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने पास साइनोहाइड्रिन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे होती है विद प्योर HCl। प्योर HCl के साथ में बहुत धीरे होती है, और धीरे इवन ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल नेचर की है, अपने पास सामने आपको दिख भी रही है। देयरफॉर इस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं और कैटलाइज कराते हैं बाय ये बेस की हेल्प से। HCl के साथ में थोड़ा सा अपन एल्कली बेस KOH NOH टाइप से ले लेते हैं। द जनरेटेड मतलब वो बेस जो है कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं। The generated cyanide ion Cn- being a stronger nucleophile। अब अगर Cn- प्रॉपर बन रहा है, देखो क्या फर्क है यहाँ पे दोनों में, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जब अगर HCN था, तो यहाँ पे इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, ये जो डेल्टा माइनस वाली चीज अटैक कर रही थी, मतलब न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा नहीं था। लेकिन वहीं पे अगर मैं HCN के साथ में अगर मैं बेसिक कंडीशन ले लूं OH-, ये कैटालिटिक अमाउंट में लिया अपन ने, क्या कैटालिटिक अमाउंट में, आप ये मत सोचना कि ये OH- अटैक कर जाएगा, कैटालिटिक अमाउंट में लिया मतलब थोड़ा सा, ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ सब्सट्रैक्ट कर सकता है, H+ सब्सट्रैक्ट करके ये क्या बना लेगा अपने पास, H2 बना लेगा। और H2 तो बेटर एसिड होता ही है एज कंपेयर टू HCl के, तो कोई दो राय है ही नहीं। और साथ में Cl- बन जाएगा। अब ये जो प्रॉपर Cl- नेक्ड न्यूक्लियोफाइल जो बना है मेरे पास, प्रॉपर Cl- जिसको आप नेक्ड न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, ये मेरे पास नेक्ड न्यूक्लियोफाइल बना है। नेक्ड न्यूक्लियोफाइल ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। Cn- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू HCl। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करूं तो ये अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, चलिए सही बात है। तो इसलिए कैटालिटिक बेसिक में करते हैं तो रिएक्शन जल्दी होती है और थोड़ी फास्ट हो जाती है। और बीच में वही अपने पास Cl- अटैक करेगा, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और एट द एंड अपने पास प्रोटॉन दे देते हैं अपन इसको। मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, H2O से ले लेगा मान लो, क्योंकि चीजें एट द एंड अपने को न्यूट्रलाइज करानी होती है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स, आगे इनका यूज किया जा सकता है, देखेंगे बाद में। अब अगला है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या बाइसल्फाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, NaHSO3। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, NaHSO3, या बाइसल्फाइड टेस्ट भी अपन इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, हमारे पास दे रखा है, इधर तो जगह नहीं, इधर ऐड करेंगे अपन आगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बताता हूँ अभी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी इंपॉर्टेंस में आपको बताता हूँ। NaHSO3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन है मेरे पास, अभी के लिए इन जनरल लिख रहा हूँ एल्डिहाइड या कीटोन है, और रिएक्शन करा रहे हैं अपन NaHSO3 के साथ। अब NaHSO3 क्या है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ मैं, तो सल्फर डबल बॉन्ड यहाँ पे OH, और अगर मैं बात करूँ NaHSO3, अपने को 3 ही ऑक्सीजन करने हैं, और यहाँ पे O-, Na+, ये NaHSO3 है। ठीक है जी, Na हो गया एक हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, NaHSO3। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, लेकिन ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है, देखो
क्योंकि ये ऑक्सीजन के नेगेटिव जो चार्ज है वो तो इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये अपने पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं, नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल, नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल, मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और इवन ये तो अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, इवन ये तो अपने पास क्या है, इवन दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। अब गुड लिविंग ग्रुप है इसीलिए अपने पास जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, मतलब रिएक्शन आगे भी जाती है पीछे भी जाती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे ऑक्सीजन पे O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन साइड से अटैक हुआ है तो OSO3H या OSO3H भी बोल सकते हैं, OSO2H, OSO2H ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ये है, एट द एंड अपन क्या दे देंगे, इसको प्रोटोनेशन करा देंगे, तो यहाँ पे O माइनस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है, OH बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनती है। अब ये रिएक्शन मतलब ये वाला जो अपने पास अभी बात करी मैंने, गुड लिविंग ग्रुप भी है, मतलब वापस भी हट सकता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। अब ये तो ठीक बात है, यहाँ एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास कैसा है, क्रिस्टल बनते हैं, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल बनते हैं, तो क्रिस्टलाइन नेचर का है, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्चुअल में मैं एनसीईआरटी की कहानी जुबानी दिखाता हूँ आपको, जो एनसीईआरटी आपको बोलते हैं वही दिखाता हूँ, देखो क्या कह रहा है। द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, उसमें द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में होता है फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए ये अपने पास राइट हैंड साइड में होता है, मतलब अगर एल्डिहाइड है तो ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो इस, अगर मैं बोलूं अगर एल्डिहाइड है और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर आप बात करना चाहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा, और इनफैक्ट एक से काफी ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा एल्डिहाइड के लिए, सारे मोस्टली एल्डिहाइड के लिए। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पे, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ एल्डिहाइड, क्या होता है मेरे पास एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक होना, और इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी काफी ज्यादा होता है। तो एल्डिहाइड में ये जो अपने पास है, जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट रहता है, एंड टू द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द मोस्ट ऑफ द कीटोन, अगर सारे के सारे कीटोन की बात करें ड्यू टू स्टेरिक रीजन, रीजन भी लिखा हुआ स्टेरिक रीजन, पक्का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 101%, मेरी तरफ से ट्रिपल स्टार 100 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। कीटोन के लिए अपने पास लेफ्ट साइड में शिफ्टेड रहता है, और जो इक्विलिब्रियम है एल्डिहाइड के राइट साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि अगर कीटोन में क्या होगा मेरे पास दोनों तरफ आर ग्रुप होंगे, तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से अपने पास जो इंटरमीडिएट बनेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, वो भी उतना स्टेबल नहीं होगा। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कौन से केस में अपने पास, कीटोन के केस में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास, इंपॉर्टेंट बात थी, चलो आगे चलते हैं। द हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंपाउंड बनते हैं ये अपने पास वाटर सोल्यूबल होते हैं, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक, वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड, इतनी अच्छी बात है यार, प्रोडक्ट बना वापस पीछे भी जा सकते हैं आराम से, बाय ट्रीटिंग, कैसे, इट विल डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली, इनको HCl हो गया मिनरल एसिड है ना, और एल्कली NaOH की वजह इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये अपने पास एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप भी तो है, ये आराम से हट भी सकता है, ये मेरे पास क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप भी है, आराम से ये हट भी सकता है, ठीक है, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। और therefore these are useful for the separation and purification of aldehyde, जनरली इसको सेपरेशन एंड एल्डिहाइड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, कीटोन के लिए नहीं, क्योंकि कीटोन के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाता है इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर अगली है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन करा सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिकली मैं आपको अलग से पूरा एक लेक्चर लूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, इसको अलग से बातें करेंगे पर। फिर अपने पास एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एडिशन कराने पे क्या होगा, एल्कोहल का ऐड कराने पे क्या होगा, तो एल्कोहल के एडिशन में मेरे पास जो चीजें बनती है उनको अपन यहाँ से चीजें पढ़ेंगे अपन, हेमी एसीटल और हेमी कीटल, तो मैं एक पेज ऐड कर लूंगा, ये इतनी बता देना। चलो रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा देखिएगा,
तो एनसीईआरटी आपको क्या कहती है, मान लो मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन में किसी R डैश OH के साथ में करा रहा हूँ, R डैश OH के साथ में करा रहा हूँ। अब साथ में आपको करना क्या होगा, साथ में करना क्या होगा, थोड़ा सा HCl लेना पड़ेगा कैटालिटिक अमाउंट में। अब ये HCl क्या करेगा, HCl अपने पास ये जो ऑक्सीजन है ना कीटोन वाला, इसको प्रोटोनेट कर देगा, इसको प्रोटोनेट करके यहाँ पे जो डेल्टा प्लस चार्ज है उसको इंक्रीज करा देगा। अब डेल्टा प्लस चार्ज जैसे ही इंक्रीज हुआ मेरे पास, तो जो ऑक्सीजन के लोन पे है फटाक से इस पे अटैक करने जाएंगे, फटाफट अटैक करने जाएंगे, वरना नहीं जा पाते क्योंकि थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट चाहिए होता है, और ये भी अपने पास रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन। अगर हम लोग देखें यहाँ पे होगा क्या, तो कार्बन है, एक कार्बन पे यहाँ से OR डैश जुड़ जाएगा मेरे पास, OR डैश जुड़ जाएगा, और इधर से अपने पास ये जो O माइनस है वो HCl से H लेके ये बन जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा पहले, उसके बाद में OHE बन जाएगा, ठीक है। अब एक ही कार्बन पे मेरे पास OR है और एक ही कार्बन पे OH है, इसको अपन बोलते हैं, और यहाँ पे एक तरफ मैं हाइड्रोजन मान लेता हूँ, एक तरफ मान लेता हूँ हाइड्रोजन है और एक तरफ R ग्रुप है, तो एक तरफ R ग्रुप मान लेते हैं अपन, एक तरफ हाइड्रोजन है। तो एल्डिहाइड के साथ में OR ग्रुप ऐड होने से इसका नाम बनता है अपने पास हेमी एसीटल। क्या नाम है इसका, हेमी एसीटल। ये हेमी एसीटल बन चुका है मेरे पास, हेमी एसीटल। चलो हेमी एसीटल मान लिया अपन। फिर से अपने पास HCl तो है ही है, HCl तो है ही अपने पास, एसिडिक कंडीशन तो है ही है। तो ये HCl क्या करेगा, इस जो ऑक्सीजन का लोन पेयर से यहाँ से इसको फिर से प्रोटोनेट कर सकता है, फिर से प्रोटोनेट करके वाटर बना देगा यहाँ से, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में यहाँ से फिर से R डैश OH अटैक करने आ जाएगा, और अपने पास ये जो H2O है इसको हटा के मेरे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे फिर से एक OR तो पहले से था, एक OR डैश तो पहले से था, और एक और OR डैश आ जाएगा, एक और OR डैश आ जाएगा, और यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R। अब एक ही कार्बन पे एक हाइड्रोजन और 2 OR ग्रुप अगर आपको कहीं पे दिखे तो इसका मतलब ये कंप्लीटली एसिटल बन चुका है। अब ये हेमी नहीं है, ये कंप्लीटली एसिटल बन चुका है, ये एसिटल बन चुका है, ये अपने पास एसिटल बन गया। तो बीच में हेमी एसिटल बना, एसिटल बना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अपने पास, हेमी एसिटल बना, एसिटल बना, सिर्फ 2 बार हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और दूसरा प्रोसेस मेरे पास रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो ये पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है। इससे आगे की अगर बात करें तो मान लो अब की बार मैंने कोई कीटोन ले लिया, या ऐसा कंपाउंड भी ले सकता हूँ जिसमें एक से ज्यादा एल्कोहल है। अगर एक एल्कोहल वाला कंपाउंड है तो 2 बार रिएक्शन होगी, एक से ज्यादा इसमें एल्कोहल है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कीटोन है, और इस कीटोन की रिएक्शन में मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करा रहा हूँ, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल मेरे पास ये होता है CH2 और यहाँ पे एक OH, और यहाँ पे एक और OH, ये है मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। और साथ में आपने वही कर लिया, साथ में क्या लिया आपने, एसिडिक कंडीशन रख दी, साथ में क्या यूज कर ली, एसिडिक कंडीशन, मान लीजिए HCl यूज कर लिया। तो एसिडिक कंडीशन HCl क्या करेगा अपने पास, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इनकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने के बाद ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे एक बार, बीच में अपने पास हेमी कीटल बनेगा, और एट द एंड कीटल बन जाएगा। तो होगा क्या मेरे पास, ये जो ऑक्सीजन है वो तो हट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वो तो बाहर निकल जाएगा H2 की फॉर्म में, है ना, ये वाला ऑक्सीजन तो H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा मेरे पास। और होगा क्या यहाँ पे, ये कार्बन है, ये है अपने पास, ये है यहाँ पे, और अपने पास ये है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों इथाइलिन यूनिट के साथ में जुड़े हैं, इस तरीके से इथाइलिन यूनिट के साथ में ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है, ये बन चुका है मेरे पास। तो इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं, अगर आपको कीटोन या एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना हो तब भी यूज करते हैं इसका ना। ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक सॉरी 5 मेंबर्ड इस तरीके से बन गया। ये अपने पास क्या है, कीटल बन चुका है, मतलब कीटल बन चुका है, इसको कीटल बोलते हैं भाई। कीटोन के 2 OR ग्रुप, यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ गए ऑक्सीजन, और आगे ईथर टाइप से कुछ बन गया अपने पास, इसको कीटल बोलते हैं। कंप्लीट कीटल है, हेमी कीटल नहीं, कंप्लीट कीटल। इधर मान लो मेरे पास कोई R ग्रुप होगा, इधर भी कोई R ग्रुप होगा, कोई कार्बन चेन मान लेते हैं, कोई कार्बन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल से कीटल बन चुका है, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। HCl गैस या डाइल्यूट HCl अपन यूज करते हैं यहाँ पे एज ए कैटालिटिक अमाउंट में। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बन चुका है, ठीक है।
ये अपने पास बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रोडक्ट जो अपने पास सिमिलर है और साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, फैसिलिटेट कार्बन से फैसिलिटेट होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इथाइलिन ग्लाइकोल एसीटोन कीटोन हाइड्रोलाइज विद एक्वस मिनरल एसिड टू यील्ड। अच्छा, इसको अब वापस आपको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है ना, वापस एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या लिखा, एसिटल एंड कीटल आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड, एक्वस HCl है ना, इन सब के साथ यील्ड कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। वापस आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे। तो ये आपने बीच में, इसको जनरली अपन बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। बीच में एक बार आपने अगर रिएक्शन नहीं करानी है तो एक बार इनको यूज करा, फिर एट द एंड वापस हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, और वापस आपको पीछे वाला प्रोसेस मिल जाता है। मतलब पीछे जो एल्डिहाइड या कीटोन था वो आपको फिर से मिल जाता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास है अदर टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि अमोनिया के साथ में दिखा रखी है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके साथ में रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो पहले मैं आपको एक जनरल स्कीम बताता हूँ अमोनिया और डेरिवेटिव में, और ये वाली रिएक्शन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली है। तो मेरे पास मान लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन है, मान लो मैंने एल्डिहाइड या कीटोन इन जनरल इस तरीके से लिख दिया है, और साथ में मैं यूज कर रहा हूँ अमोनिया होता तो NH2, और उसके साथ में इधर हाइड्रोजन होता। अब यहाँ पे मैं इन जनरल लिखा हूँ Z। ये Z अलग अलग चेंज कराएंगे पर, और उसके बेसिस पे अलग अलग रिएजेंट बनेंगे और अलग अलग मेरे पास प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देखो मैकेनिज्म की बात करूँ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करने जाएगा, फिर वो OH में कन्वर्ट होगा, OH फिर से अपने पास जो हाइड्रोजन ले लेगा नाइट्रोजन से, और अपने पास फिर से, अगर मैं मैकेनिज्म चलो बता देता हूँ आपको ना, एक बार यहाँ पे इस पे अटैक होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे अटैक होगा, अटैक होने के बाद ये वाले बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होंगे मेरे पास। तो क्या बनेगा पहले स्टेप में अपने पास ये बन जाएगा कार्बन, एक तरफ O माइनस आ जाएगा, एक तरफ मेरे पास NH2Z बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये है ये। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद OH बन जाएगा कार्बन पे, NHZ, और यहाँ पे OH बन जाएगा। फिर से एक और हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर अपने पास एसिडिक कंडीशन थोड़ी रख लेते हैं अपन, तो फिर से OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरे पास जो ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो यहाँ से इसको डोनेट होंगे, और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और उधर से हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। तो ये अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ में Z रह जाएगा। ये चीज बन चुकी है, देखो ये चीज अपने पास बन चुकी है। क्या बन चुका है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे मेरे पास एक तरफ Z जुड़ा हुआ है, एक तरफ लोन पेयर है मेरे पास, एक तरफ लोन पेयर है, और यहाँ पे ये दो अपने पास ओपन वैलेंसी, इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। अब इसके बारे में जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। अब Z हम लोग जैसे जैसे वेरी कराते जाएंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग रिएजेंट बनेंगे और अलग अलग अपने पास प्रोडक्ट के नाम लिखे जाएंगे। तो ये जो मेरे पास बना है इसके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन ये आप ध्यान रखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये अपने पास GI दिखा सकता है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये GI दिखा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ से GI से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब मैं Z को अलग अलग वेरी करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग में रिएक्शंस के नाम लिखता हूँ। केस 1 में ले रहा हूँ Z अपने पास हाइड्रोजन है, लेट अस सपोज Z हाइड्रोजन है। अगर मेरे पास Z हाइड्रोजन होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरे पास Z हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया बन जाएगा। अगर रिएक्शन कराऊंगा, अब डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा आपको, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ओपन वैलेंसी मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और इधर मैं Z की जगह हाइड्रोजन ले लिया, Z की जगह हाइड्रोजन लूंगा तो आपको काम सिंपल सा कराना है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल अपने पास बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और अपने पास एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा और एक तरफ लोन पेयर परसेंट है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ लोन पेयर परसेंट। अब अगर इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह सकता हूँ,
इसका नाम बताओ। तो इसका नाम अपने पास होता है इमीन। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। इमीन नाम है भाई साहब इसका, इमीन नाम है इसका, इमीन। एक ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अमोनिया, ये अपने क्या लिया? अमोनिया। जब अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई, अमोनिया के साथ में, अमोनिया के डेरिवेटिव भी देखेंगे, तो अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन कराई तो क्या बना मेरे पास? इमीन। दूसरा केस लेते हैं अपन, दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। 2 नंबर केस आपको क्या कहता है? 2 नंबर केस ये कह रहा है कि रिएक्शन आप किसके साथ में करा दो? रिएक्शन आप करा दो यहाँ पे Z की जगह हाइड्रोजन, सॉरी Z की जगह हाइड्रोजन तो पिछले केस में ले लिया, अगर मैं एल्काइल ग्रुप ले लूं, Z की जगह एल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ। अब एल्काइल ग्रुप लूंगा तो क्या होगा मेरे पास? वही एल्डिहाइड या कीटोन है मेरे पास, और Z की जगह क्या ले लिया मैंने? एल्काइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप लूंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, H2N मेरे पास है, इधर R एल्काइल ग्रुप रह जाएगा। काम तो वही करना आपको, यहाँ से मैकेनिज्म एक बार बता दिया मैंने आपको, अब डायरेक्टली करना आपको, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। H2O मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक R एल्काइल ग्रुप है अपने पास, एक एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर है यहाँ पे। और एक यहाँ पे 2 ओपन वैलेंसी, मतलब यहाँ पे कोई एल्डिहाइड या कीटोन से जनरेट हुआ है। अब देखो, इसको, ये अपने पास अमीन था, अमीन था, ये अपने पास अमीन था, और अमीन की जब रिएक्शन कराई अपन ने तो यहाँ पे मेरे पास बना है, ऊपर वाले में इमीन बना था, ये मेरे पास है सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलते हैं इसको, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन की जगह मेरे पास एल्काइल ग्रुप आ चुका है, तो ये मेरे पास है सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या फिर इसका नाम है स्किप्स बेस। क्या? जो मेजर, जो फेमस नेम है, एक तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन हो गया, या फिर अपने पास इसका फेमस नाम क्या है? स्किप्स बेस, SCHI, स्किप्स बेस। ध्यान रखिए, या तो इसको सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोला जा सकता है, या क्या नाम है इसका? स्किप्स बेस। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मान लिया। केस 3 लेते हैं अपन। केस 3 में क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे Z की जगह, मान लो मैं Z की जगह यूज कर रहा हूँ OH ग्रुप। केस 3 लेटर सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, केस 3 Z की जगह लेटर सपोज मैं यूज कर रहा हूँ OH ग्रुप। अब OH ग्रुप यूज होने से क्या होगा अपने पास? देखिएगा, देखते हैं अपन। मान लेते हैं मेरे पास वही एक एल्डिहाइड या कीटोन है, C डबल बॉन्ड O है, और जो रिएक्शन है अपने पास NH2, उसके साथ में Z की जगह OH ही है। तो इसका नाम देख लेते हैं एक बार, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको ना। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये मेरे पास है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराने पे क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, उस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या होगा मेरे पास, यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना है, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलना है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन हट जाता है वहां से अपने पास, पता ही है अपने को। तो बनेगा क्या मेरे पास? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के ऊपर अपने पास एक तरफ OH ग्रुप आ जाएगा, और एक तरफ मेरे पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दोनों ओपन वैलेंसी मेरे पास है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको अपन बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोला जाता है भैया? ऑक्साइड। ये अपने पास है ऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्साइड। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ OH एक तरफ लोन पेयर, और ये ओपन वैलेंस, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है ऑक्साइड। अब केस 4 में ले लेता हूँ, केस 4 मान लो मैं ले लेता हूँ Z की जगह, Z की जगह NH2 ग्रुप, Z की जगह NH2 ग्रुप। अगर मैं Z की जगह NH2 ग्रुप लूंगा तो क्या होगा मेरे पास? ध्यान से देखिएगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन है अपने पास, H2N, उसके साथ में NH2। अगर हम लोग ये कर लेंगे तो वही मेरे पास सेम चीज होगी, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब अगर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इस NH2 इसको पता है आपको? हाइड्राजीन बोलते हैं। दिस इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन है। और हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन बोल देते हैं, जीन से जोन हो जाएगा, तो हाइड्रा जोन बन जाएगा अपने पास। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये NH2 एक तरफ इधर दिखा सकते हैं आप, और एक साइड में लोन पेयर दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास क्या हो सकता है?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये भी। तो ये जो प्रोडक्ट बना मेरे पास हाइड्रा जोन हो चुका है, दिस इज आवर हाइड्रा जोन, ये हाइड्रा जोन बन चुका है, ये हाइड्रा जोन बन चुका है। मान लेते हैं मैं केस 3 के बाद में केस 4 के बाद में केस 5 की तरफ चलता हूँ। केस 5 में क्या कर सकते हैं अपन, केस 5 ले लेते हैं, मान लो मैं z की जगह यूज कर रहा हूँ, z की जगह मैं यूज करता हूँ लेट अस सपोज NH2, जो यही NH2 जो था, इसमें लेफ्ट वाले जो राइट वाले जो NH2 है उसकी जगह मैं NH, इसमें NH और इसके साथ में एक PH मतलब बेंजीन रिंग यूज कर रहा हूँ। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो ये यूज कर लिया C डबल बॉन्ड O, ये है अपने पास, और जो रिएजेंट यूज करा है NH2 की जगह एक हाइड्रोजन हटा के इसके साथ में बेंजीन रिंग यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या यूज कर लिया अपन, बेंजीन रिंग यूज कर लिया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो हाइड्राजीन में एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल रिंग लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे पास फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने में मेरे पास क्या प्रोडक्ट दिखने वाला है, यहाँ से आपको वही सेम काम करना है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में अपने पास क्या होगा, H2O तो बाहर निकल जाएगा मेरे साथ, H2O तो अलग चला जाएगा। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो C डबल बॉन्ड N, उसके आगे NH, NH, और एक तरफ आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है यहाँ पे, NH और इसके आगे PH, NH PH, और एक तरफ लोन पेयर है मेरे पास, एक तरफ ऐसे लोन पेयर रहेंगे और ये दोनों ओपन वैलेंसी। तो ये बन चुका है। तो फिनाइल हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा इसको फिनाइल हाइड्राजोन बोल देंगे, फिनाइल हाइड्रा जोन बोल देंगे, फिनाइल हाइड्रा जोन बोल देंगे। फिर केस 4 के बाद में मेरे पास केस 5 है, देखिएगा केस 5 भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। केस 5 अपन लेते हैं, Z की जगह मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो NH है, ये जो NH है इसमें जो पीएच था, इस पीएच के साथ में अपन जो बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग में अपन क्या कर रहे हैं, 2 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पे अपन यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लगा रहे हैं भाई साहब, रिएक्शन है इसलिए लगा रहे हैं यार। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया अपन ने और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा। अगर आप देखेंगे इसका तो 1 नंबर यहाँ पे, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं 2 पे NO2 है और 4 पे NO2 है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन इसको बोल देंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं इसका देखूं, C डबल बॉन्ड O मेरे पास है, दिस इज एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, और इसकी रिएक्शन H2N, उसके साथ में NH, और NH के साथ में क्या है अपने पास एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पे मेरे पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे NO2 है, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, एक यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप है, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा मेरे पास, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, क्या नाम इसका, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, और हाइड्रोजन से इसको डिराइव किया तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, ये इसका नाम है। सोल्ट में अपन बोलते हैं 2,4 DNP, 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या शॉर्ट में बोलते हैं 2,4 DNP, और ऐसे रिएक्शंस को 2,4 DNP टेस्ट भी बोला जाता है। जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन के आएगा, देखिएगा जो प्रोडक्ट की बात करें अपन, यहाँ से H2O बाहर निकाल देना आपको, H2O बाहर निकाल देना है। तो H2O मेरे पास अगर बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N, उसके आगे NH, और उस NH के आगे मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग जिसके 2 नंबर और 4 नंबर पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे NO2 है, एक यहाँ पे NO2 है, और ये मेरे पास ओपन वैलेंसी है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे अपन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बन जाएगा। अगर नाम की बात करूँ तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ये केस नंबर 5 हो गया। केस नंबर 6 अपन ले लेते हैं।
केस नंबर 6 अपन ले लेते हैं, इसको 2,4-DNP टेस्ट भी बोला जाता है, जनरली एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। केस नंबर 6 में ले रहा हूं अपने पास Z की जगह NHCONH2, Z की जगह NHCONH2 ये ले लेते हैं। अब ये NHCONH2 लूंगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है मेरे पास और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ H2N, उसके साथ में NHCONH2 ये है अपने पास। अब इसका थोड़ा सा नाम याद रखना आप, इसको बोलते हैं अपन सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड नाम है इसका, सेमी कार्बेजाइड। और सेमी कार्बेजाइड की जब अपन इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल आपको बाहर निकाल देना है, सेम काम करना है, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि H2 तो यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन के ऊपर भी है, लेकिन आप देखो इस नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसकी जो बेसिक या फिर आप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बात करो वो कम हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अपने पास डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ nucleophilicity of this nitrogen decreases due to delocalization, delocalize है अपने पास, तो delocalization की वजह से इस नाइट्रोजन के जो अपने पास है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, प्रोडक्ट सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, उसके बाद में NH के आगे यहाँ पे आ जाएगा CONH2, C डबल बॉन्ड O और NH2 ये है, और ये दो कर देंगे, ये क्या बन गया मेरे पास सेमी कार्बेजोन, ये बन गया सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बन चुका है, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बन चुका है, ये सेमी कार्बेजोन हो गया। तो ये मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, ये आपको अटपटे से नाम पूछे जाते हैं, डायरेक्टली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये नोट्स में पूरे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो देखिएगा ये अपने पास सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, अगर आप देखेंगे इमीन बनता है पहले में, दूसरे में स्किप्स बेस है, ऑक्साइन है, हाइड्राजोन है, फिनाइल हाइड्राजोन है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन है, सेमी कार्बेजोन अपने पास बनता है, सेमी कार्बेजोइड से सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बन रहा है। ठीक है, अब देखो 2,4-DNP टेस्ट के लिए कुछ अलग से बातें लिखी हुई है, उनको भी एक बार मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूँ। देखो क्या करें, 2,4-DNP जो अपने पास है, देखो 2,4-DNP डेरिवेटिव आर येलो, ऑरेंज एंड रेड सॉलिड यूजफुल फॉर कैरेक्टराइज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इंपॉर्टेंट बात है ये 24, इसीलिए इसको 2,4-DNP टेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है अपने पास कि ये जो बनता है ना ये वाला प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये कलर्ड होता है। कलर्ड क्यों होता है, आप देखो बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, तो NO2 के साथ में इधर अपने पास पूरा का पूरा NO2 यहाँ पे -N की तरफ विड्रॉ कर रहा है एक तरीके से, तो जो नाइट्रोजन के लोन पे है उधर भी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ देखें तो अपन पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो हाईली कॉन्जुगेशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आप सोच सकते हैं, यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ये मेरे पास कैसा होता है, येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड होते हैं, ये येलो, ऑरेंज और या फिर रेड सॉलिड होते हैं, येलो, ऑरेंज और अपने पास रेड, इस सॉलिड इस तरीके के सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। कलर क्यों आ रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट बात होती है। आगे चलते हैं, तो आगे मेरे पास रिडक्शन, तो रिडक्शन अगर हम लोग कराएंगे एल्डिहाइड या कीटोन का, तो रिडक्शन से अगर सिंपली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूं मैं या सोडियम मोनोहाइड्राइड की बात करूं, तो अपने पास क्या बन सकता है, या तो अल्कोहल जनरली बनता हुआ आपको दिखेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या बन जाएगा अपने पास, अल्कोहल बन जाएगा, लिखा हुआ भी देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, या फिर एज वेल एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग करें तो सब केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह अल्कोहल बन सकते हैं अपने पास। ठीक है, अल्कोहल बन जाता है। फिर अगली रिएक्शन है मेरे पास क्लीवेंशन रिएक्शन और वोल्फिशनर रिएक्शन, ये शायद मैंने आपको कल भी बताई थी क्लास लेक्चर में, देखिएगा एक क्लीवेंशन रिडक्शन, तो क्लीवेंशन रिडक्शन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अमलगमेटेड जिंक यूज करते हैं, जिंक अमलगम यूज करते हैं एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। तो क्लीवेंशन रिडक्शन की तरफ अपन चलते हैं,
ये आपकी स्लाइड बीच में होगी। और दूसरा है मेरे पास वुल्फ किस्लर रिडक्शन। वुल्फ किस्लर में क्या करते हैं अपन, हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम इथाइलिन ग्लाइकोल, हाइड्राजीन इन इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH ये मीडियम यूज करते हैं, बीच में अपने पास ये एक स्टेप आता है और एट N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म पे यहां पे जानने की नीड है, मैकेनिज्म डिस्कस कर लो इसका, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, एक तो कहीं पे भी आपको Zn एनर्जी HCl दे रखा हूं, इसका काम भी क्या है, बस यहाँ पे कंडीशन याद रखना, साथ में एसिडिक कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन है मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वहां पे इसको यूज नहीं करेंगे। ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर इसमें अपने पास दो दो रिएजेंट क्यों बना रहे हैं अपन, मतलब एक ही रिएजेंट यूज कर लेते हैं। जब मेरे पास क्लीमेंशन रिडक्शन था तो मैं वुल्फ किस्लर क्यों बनाया अपन, वुल्फ किस्लर क्यों बनाया, क्योंकि दोनों के अलग अलग एडवांटेज। क्या एडवांटेज है, ये अपन एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ में यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे HCl एसिडिक कंडीशन है ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। और जो वुल्फ किस्लर रिडक्शन है वो बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ में यूज नहीं कर सकता ना। तो क्लीमेंशियल रिडक्शन में लिख देंगे अपन छोटा सा पॉइंट, ऐसे मैकेनिज्म करके क्वेश्चन भी पूछे गए। क्लीमेंशियल रिडक्शन में क्या अपने पास, डू नॉट यूज विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप, विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ में इसको यूज नहीं करेंगे। और वुल्फ किस्लर रिडक्शन को डू नॉट यूज विद बेस सेंसिटिव ग्रुप, इसको अपन बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ में यूज नहीं करेंगे। अब ये तो जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बताऊंगा बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ में अगर हम उसको यूज नहीं करें। चलिए फिर ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का अपन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर मैं कराऊं तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो सकता है, मेरे पास एल्डिहाइड कन्वर्ट हो सकता है इसमें एसिड में, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं। कीटोन को भी एसिड वगैरह में कन्वर्ट कराया जा सकता है, लेकिन कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है विगरस कंडीशन में होता है, जनरली नहीं होता है मेरे पास, है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए जनरली अपन कॉमन जो नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये सब भी कुछ यूज कर सकते हैं। और कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जैसे मेरे पास टॉलरेंस रिएजेंट भी यूज किया जाता है, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। ये भी ऑक्सीडाइज के लिए एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। कीटोन को जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन, ये जनरली विगरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होंगे। क्यों, क्योंकि कीटोन में अगर ऑक्सीडाइजिंग को कराना तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो मेरे पास ब्रेक कराना पड़ेगा। और कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जनरली इसका ब्रेक नहीं हो पाता है। इसलिए विगरस कंडीशन में दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक डाउन हो सकता है। देन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, इसके ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड क्लीवेज to afford mixture of carboxylic acid and has less number of carbon atom। कार्बन तो ब्रेक होंगे ही ना, तो ये मेरे पास जनरल दे रखा है। इसके आगे मेरे पास है पहला जो है एल्डिहाइड को एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें पहली इंपॉर्टेंट है मेरे पास टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, टॉलेंट टेस्ट जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी अपन बोलते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट की बात करते हैं। अब टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट अपने पास क्या देखो, उन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली, अगर एल्डिहाइड को हम लोग गर्म करें इसके साथ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको अपन टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस ऊपर पॉजिटिव और साथ में बेसिक मीडियम अमोनिकल अपने पास सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये बना कैसे होगा, तो ये अपने पास बनता है कैसे, देखिएगा एक बार कैसे बनता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया और अमोनिकल मतलब NH4OH के साथ में इसकी रिएक्शन एक तरीके से कराई है अपन, AgNH3 का होल ट्वाइस और OH माइनस बाहर आ गया अपने पास। तो आप ये सोच सकते हैं कि बेसिक मीडियम तो है ही साथ में AgNH3 का होल ट्वाइस, OH माइनस बेसिक मीडियम तो है ही है। तो ये जो एल्डिहाइड है ये मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से एसिड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ से। और Ag को अगर देखूं यहाँ पे Ag जो अगर आप चेक करेंगे, अमोनिया यहाँ पे न्यूट्रल एजेंट है
अमोनिया मेरे पास क्या है यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है, और अगर अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है मेरे पास, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो Ag यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। Ag क्या है मेरे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो अगर यहाँ से यहाँ बात करूँ तो Ag +1 से किसमें गया मेरे पास 0 में गया। तो Ag अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, Ag +1 से Ag 0 में गया। तो Ag का हुआ अपने पास क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हुआ है, और एल्डिहाइड का हुआ मेरे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ये टोलेंस रिएजेंट में अपने पास करके आता है। और क्या लिखा ए ब्राइट सिल्वर अपने पास देखो, एक ब्राइट सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बनी है तो इसकी वजह से ब्राइट सिल्वर आपके पास बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जा सकता है। द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन। कार्बोक्सिलेट एनाइन में क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं बना, क्योंकि मेरे पास बेसिक मीडियम दिया हुआ ना, बेसिक कंडीशन है इसलिए। तो कार्बोक्सिलेट एनाइन में ये कन्वर्ट हो चुका है। फिर अगला है मेरे पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट अपने पास क्या है, फेलिंग रिएजेंट कंप्रोमाइज ऑफ टू सॉल्यूशन। फेलिंग में अपने पास जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसमें दो रहते हैं मेरे पास, यानी सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन ए में देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, अपने पास फॉलोइंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 रहता है। यहाँ से थोड़ा सा एक पी ऐड करते हैं, क्या कह रहे थे, फेलिंग सॉल्यूशन में दो पार्ट रहते हैं। एक क्या है मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए, Fa सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरा अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए है और फेलिंग सॉल्यूशन बी है, अपने पास दो यूज कर रहे हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए में मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सॉल्यूशन बी के अंदर अपने पास क्या है, रोसेल सोल्ट वगैरह यूज करते हैं, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। कॉपर सल्फेट फेलिंग सॉल्यूशन बी के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसमें यूज करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम मतलब Na या फिर K, तो उसके अंदर टार्ट्रेट ये यूज करते हैं। इन दोनों की हेल्प से मेरे पास पूरा बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कॉपर+2, कॉपर सल्फेट में कॉपर किसमें है +2, तो कॉपर+2 के अंदर है मेरे पास, कॉपर+2 किसमें जाएगा यहाँ पे Cu2O में, और Cu2O का कलर भी याद रखना, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, पक्का पूछा जा सकता है यहाँ से। Cu2O का रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे Cu2O में कॉपर+1 में है, तो कॉपर मेरे पास किससे किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर मेरे पास कन्वर्ट हो चुका है +2 से +1 में, कॉपर +2 से +1 में, मतलब कॉपर का क्या हुआ मेरे पास रिडक्शन। अगर कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्डिहाइड किसमें गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे पास टॉलरेंस और फेलिंग। इसके अगली है मेरे पास हेलोफोन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेग्रीगेशन है मेरे पास हेलोफोन रिएक्शन, हेलोफोन रिएक्शन या हेलोफोन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, हेलोफोन रिएक्शन या हेलोफोन टेस्ट। अब देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्शन होती किस तरीके से, मैकेनिज्म पे बाद में चलेंगे। मान लो मेरे पास एक कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन मस्त कंडीशन क्या है, कुछ भी हो लेकिन एक CH3 ग्रुप आपको चाहिए। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, इधर कुछ भी हो सकता है, R AR एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड कुछ भी। यहाँ पे CH3 ग्रुप अपने पास मैंडेटरी है, ये चाहिए ही चाहिए आपको। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे यार, इवन आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा IIT जैम और IIT जेई में बहुत बार पूछेंगे। IIT जैम और जेई का ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, IIT जैम और जेई का ये फेवरेट टॉपिक। हेलोफोम रिएक्शन या आइडोफोम टेस्ट भी जनरली इसको बोलते हैं, हेलोफोम या आइडोफोम जनरली यूज करते हैं, तो आइडोफोम
फॉर्मूला जनरली यूज होता है, आइडोफोन रिएक्शन या आइडोफोन टेस्ट। अब क्या है यहाँ पे देखिएगा, जनरली हम लोग यूज I2NaOH या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा X2 उसके साथ में NaOH। अब ये X2NaOH गिवन हो सकता है या ये दोनों मिलके आपके पास बना सकते हैं क्या NaOX, क्या बना सकते हैं इनके NaOX। तो इन दोनों में से NaOX, इन दोनों में से कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, NaOX गिवन हो सकता है या फिर X2 उसके साथ में NaOH, इन दोनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है। अब ये करेगा क्या, तो यहाँ जो CH3 वाला पार्ट है वो तो अपने पास हट जाता है, और ये जो मेरे पास है बेसिक कंडीशन है, तो कार्बोक्सिलेट अपने पास बन जाएगा। तो ये मेरे पास O- और अट्रैक्टिव फोर्स दिखाने के लिए साथ में Na+, ये कार्बोक्सिलेट यहाँ पे R हो सकता है या फिर Ar एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। साइड प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन चुका है, साथ में साइड प्रोडक्ट अपने पास बनता है CHX3। CHX3 को मैं इन जनरल फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ, दिस इज आवर हेलोफॉर्म, ये मेरे पास है हेलोफॉर्म। अगर मेरे पास X की जगह यहाँ पे हेलोजन होगा, सॉरी हेलोजन में क्लोरीन होगा, तो CHCl3 मेरे पास हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारे पास CHBr3 हो जाता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म और अगर मैं बात करूं CHI3 जो कि आइडोफॉर्म है, इसको जनरली यूज किया जाता है, ये मेरे पास हो जाएगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म ठीक है। मैकेनिज्म पे जाएंगे पर कैसे होता है, क्यों होता है ना, मैकेनिज्म पे जाएंगे, कुछ नहीं, इनोलेट वगैरह बनता है और इनोलेट से रिएक्शन जाती है, कोई बड़ी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। एल्डोल रिएक्शन वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसके साथ में भी अपन इसको कर सकते हैं। तो ये है देखो, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जनरल, फ्लोरीन नहीं होता है, फ्लोरीन अपने पास एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देता है, F2 नहीं देता है। मिथाइल कीटोन यहाँ पे मैंडेटरी है, देखिएगा एनसीईआरटी में भी क्लियर कट लिखा है, मिथाइल कीटोन यहाँ पे मैंडेटरी है। तो एक CH3 आपको चाहिए, मिथाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, या तो मिथाइल कीटोन डायरेक्टली आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो मिथाइल कीटोन है आपके पास, ये मिथाइल कीटोन है, तो ये CHI3 CHCl3 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, CHX3 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और ये तो oxidation of methyl ketones by haloform reaction, aldehyde and ketone having at least one methyl group, एक methyl group चाहिए, linked to the carbonyl carbon atom are oxidized by sodium hypohalite NaOH, sodium hypohalite या फिर X2NaOH भी दिया होता है, कार्बोक्सिलेट एनाइन बन जाता है अपने पास, और ये रिएक्शन अपने पास इंपॉर्टेंट है। Iodoform reaction with sodium hypohalite is also used for the detection of CH3CO। हाँ, एसाइल ग्रुप का डिटेक्शन के लिए काम आता है, देखना ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ से आप यकीन नहीं मानोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस लाइन से क्वेश्चन उठाया बहुत बार, कई असिस्टेंट प्रोफेसर MP और UP अपने राजस्थान के जो पेपर हुए हैं उनमें इस लाइन से क्वेश्चन उठाया। क्या लाइन है देखिएगा क्या करती है, बहुत प्यारी लाइन है कि इसका जो यूज है CH3 C डबल बॉन्ड O के, मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन इसमें ऐड करा हुआ है, इस चीज के लिए डिटेक्शन, इस चीज का अगर आपको डिटेक्शन करना है, इस चीज को आप अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, डिटेक्शन करना है, तो आप कौन सा चीज यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं हेलोफोम टेस्ट, हेलोफोम टेस्ट परफॉर्म करा सकते हैं। अगर आपको इस चीज का डिटेक्शन करना है CH3 C डबल बॉन्ड का, तो आप हेलोफोम टेस्ट परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, हेलोफोम टेस्ट आप परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास। अब देखिएगा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, यहाँ पे एक पेज स्लाइड ऐड कर लेते हैं, खाली स्लाइड ऐड हो चुकी है बिल्कुल। देखिएगा क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है मेरे को जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे लिख देते हैं अपन, सॉल्यूशन करना यहाँ से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन हल्के में नहीं रहेगा, C8H8O इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। आगे क्या कह रहा है, एक फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, 2,4-DNP के साथ में टेस्ट देता है, बिल्कुल ठीक है, 2,4-DNP के साथ में टेस्ट देता है तो सॉलिड कलर के कंपाउंड बनते हैं अपने पास, और जो सॉलिड कंपाउंड बनते हैं उनके कलर होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो कलर होते हैं तो कैसा कलर होगा, उसमें दे रखा आपको
ऑरेंज रेड करके आपको कलर देगा, है ना, ऑरेंज रेड कलर देके आपको कलर देगा। ठीक बात है, मतलब 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। 2,4 डीएनपी टेस्ट अपने पास हो रहा है, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। and give yellow precipitate on heating, give yellow precipitate on heating with iodine in presence of sodium hydroxide। येलो प्रेसिपिटेट किसका आ रहा होगा अपने पास, इसका मतलब ये हेलोफोम टेस्ट दे रहा है। तो यहाँ से इसके बारे में दो बातें लिख सकता हूँ मैं आपको, एक तो मेरे पास ये 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रखा है, 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है, तो 2,4 डीएनपी टेस्ट का मतलब ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नहीं हो सकता, एल्कोहल नहीं हो सकता, ये चीज अपने को समझ आती है। दूसरी बात अपने पास दे रखा है, ये अपने पास हेलोफोम टेस्ट दे रहा है, हेलोफोम टेस्ट दे रहा है, हेलोफोम टेस्ट दे रहा है, हेलोफोम टेस्ट भी अपने पास दे रहा है। हेलोफोम टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पक्का ही मेरे पास क्या होगा, पक्का ही मेरे पास असाइल ग्रुप पक्का होगा, मतलब सी डबल बॉन्डों के साथ में एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट पक्का होगा, ये कंफर्म है 101%, ये है ये। और बाकी अपनी जो नॉलेज लगाए हम लोग, जब भी आपको कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो आप क्या कह सकते हैं उसमें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर के पास लेके जाता हूं आपको। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें एक ऐड करेंगे, माइनस हाइड्रोजन या हेलोजन, हाइड्रोजन या हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, माइनस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और डिवाइडेड बाई 2 यूज करते हैं अपन यहाँ पे। ये यहां से मेरे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल के आता है। फिर याद करो, एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर एक DU किसी स्ट्रक्चर में है तो वहां पे एक डबल बॉन्ड करके हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है, तो एक डबल बॉन्ड की 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आती है मेरे पास। फिर कहीं पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसका मतलब कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिर मान लो स्ट्रक्चर में अपने पास एक साइक्लिक रिंग बन रही है, मेरे पास साइकिल बन रही है, इसका मतलब कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है मेरे पास, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन 8 है, उसमें एक ऐड करेंगे दैट इज 9 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन मेरे पास है कितने, 8/2, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस बाकी कुछ है नहीं, ऑक्सीजन देखते नहीं अपन, तो कितनी आ गई मेरे पास DU, 9, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5 मेरे पास DU आ चुकी है, 5 DU आ चुकी है। अब 5 DU का मतलब मेरे को एक बेंजीन रिंग दिखती है, इसमें बेंजीन रिंग हो सकती है, मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर आगे क्या कह रहा है, ये आगे कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है, उनको और पढ़ लेते हैं अपन। इट नाइदर रिड्यूस टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट, टोलेन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। नो डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेस रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर और बेस रिएजेंट को अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, ये अपने पास कोई एल्कीन वगैरह यहाँ पे नहीं है। अगर ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर को अगर ये रिड्यूस करता तो एल्कीन वगैरह हो सकता था यहाँ पे, एल्कीन वगैरह हो सकता था, लेकिन एल्कीन नहीं है यहाँ पे, एल्कीन नहीं है। तो एल्कीन नहीं है तो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी नहीं दे रहा है, एल्कीन नहीं है, मतलब एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है, एरोमेटिक रिएजेंट जो अपने पास सिस्टम होता है वो बेस टेस्ट नहीं देता है। और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करते हैं, सब कुछ ही दे दिया भाई साहब आपको, तो क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एटलीस्ट आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में ये वो कुछ करके है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर मेरे पास हो सकती है। तो एक मैं बेंजीन रिंग बना देता हूँ, मान लीजिए, तो बेंजीन रिंग बनाऊंगा तो मेरे पास 4 DU आ जाएगी, क्यों, 3 डबल बॉन्ड है और एक मेरे पास साइक्लिक सिस्टम है, एक रिंग है, 4 DU मेरे पास आ चुकी है। इसके आगे मान लो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये यूज करा तो अपने पास कार्बन कितने हो गए, 6 7 8 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, सब DU भी खत्म हो गई, सारी चीजें पूरी हो गई। यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है तो हेलोफोम टेस्ट हो सकता है, यहाँ से हेलोफोम टेस्ट हो सकता है, सारी बातें आपको मैं कंफर्म करा देता हूँ। हेलोफोम टेस्ट दे सकता है, ये बिल्कुल दे सकता है। फिर अपने पास ये कोई ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो या फिर अपने पास बेयर्स रिएजेंट टेस्ट तो देगा नहीं, वो तो एल्कीन के काम होते हैं, वो नहीं देगा, है ना, मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा डाइक्रोमेट के साथ में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और क्या क्या दे रखा था अपने को, और दे रखा था 2,4-DNP टेस्ट कीटोन है ना, 2,4-DNP टेस्ट कीटोन है तो दे ही सकता है। इसका मतलब मेरे पास जो कंपाउंड होगा वो ये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कंपाउंड अपने पास C8H8 ये इस तरीके से हो जाएगा। 2,4-DNP टेस्ट अपने पास ये रेड टाइप का कलर का, ब्राउन रेड कलर का अपने पास रेड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है जी। चलो अच्छा क्वेश्चन था। और अगर हम लोग डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और I2NaOH के साथ में कराएंगे तो अपने पास हेलोफोम टेस्ट से मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हेलोफोम टेस्ट या हेलोफोम रिएक्शन से मेरे पास कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा और साथ में CHI3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे की रिएक्शन अपन एल्डोल केनिजर वो सब देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को नहीं भूलिएगा। टारगेट है अपना ये, ठीक है। जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए आप। चलिए बाय बाय।